इंडिया ने सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया हमारे, विच इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑल्सो। बॉर्डर क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, मसाजिद को टारगेट किया है, विच इज अ सिविलियन लोकेशंस। तो ये एक तो उसकी हिंदुत्व अप्रोच को भी हाईलाइट करता है इंडिया। दूसरा आप देखें तो जो पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 5 जहाज़ों को तबाह किया, जिसमें 3 आर राफेल्स एंड 1 इज Su-30 एंड 1 इज MiG-21। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पीएफ की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। पीएफ माशाल्लाह एक कटिंग एज फोर्स है, आपको पता ही है। और 2019 में भी इसने अपना रोल प्ले किया था, और फेमस अभिनंदन केस है उस वक्त का। और शुरू में तो आपको देखा होगा आपने कि मीडिया, इंडियन मीडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था 5 जहाज़ों को। अब तो रॉयटर्स ने भी 3 को कंफर्म कर चुका है, और बाकी कंफर्मेशंस भी आ रही है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के सारे जहाज सेफ हैं, जिस तरह DGISPR ने भी कहा। और हमने फिर अपने कुछ टारगेट्स को उधर पे हिट किया है इन सेल्फ डिफेंस, जो कि मिलिट्री टारगेट्स है। तो एक तो ये बात कि इंडिया ने सिविलियन टारगेट्स को हिट किया, दिस इज हाईली कंडेमेबल। और दूसरा ये कि उसने मसाजिस को टारगेट किया, ये एक और वो है। और पाकिस्तान ने जो हिट किया वो मिलिट्री टारगेट्स को। अब आ जाए पीएफ की कैपेबिलिटी, इंशाल्लाह जो ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव दोनों में हम देख लेते हैं। पीएफ के पास माशाल्लाह कटिंग एज कैपेबिलिटीज हैं, हाईटेक इक्विपमेंट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में बहुत लैक कर रहा है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लाइक पीएफ में JF-17 थंडर है, ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट, विच इज highly capable aircraft installed with the ESA radar and the BVR capable internal EW. Lot of capabilities are there, HOTAS and glass cockpit. तो इसका जो है राफेल डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जहाज है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन इस वक्त जो हमारा मुकाबला खाली राफेल से नहीं है, इंडियन एयरफोर्स खुद एक एजिंग फ्लीट है। हमारे पास J-10C है, विच इज अनदर हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट। F-16 है, देन ड्रोन्स है, स्वार्म ड्रोन्स हैं, साइबर है। साइबर का एक बहुत बड़ा रोल होता है ऐसी जंगों में। जबकि दूसरी तरफ जो इंडियन एयरफोर्स है, वो इस वक्त एक बहुत डायलेमा का शिकार है। जो मैं समझता हूँ कि उसका फ्लीट एजिंग है। आपने शायद नोट किया हो, आज से कोई 2-3 महीने पहले फरवरी में 2019 में फरवरी 2025 में इंडियन एयर चीफ ने कहा LCA प्रोग्राम को 40 एयरक्राफ्ट कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन 40 ईयर्स। और वो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि हम वॉर कर सकें। और ये बहुत मीडिया पे भी आया, और इसमें बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की कि LCA क्यों नहीं बन रहे। तो LCA की वजह से क्या इम्पैक्ट आया इंडियन एयरफोर्स का, ये अगर आप कहें तो मैं आपको इस पे रोशनी डालना चाहूंगा जरूर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड। देखिए, इंडियन एयरफोर्स एजिंग है। Su-30 पुराने जहाज हैं, MiG-21 MiG-29 सारे माइनस राफेल। और राफेल की भी जो मिथ है वो भी आज टूट गई है हमारे सामने। इन सबको रिप्लेस करना था एजिंग फ्लीट को। LCA ने, जो कि 1984 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम, और टिल डेट 40 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हो सके। तो क्या हुआ कि फ्लीट तो एजिंग होता रहा, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया के 42 स्क्वाड्रंस का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आज वो 31 स्क्वाड्रंस है, और मजीद श्रिंक कर रहे हैं विद टाइम। LCA डिलीवर नहीं हो रहा। LCA का जो मार्क 1 है, मार्क 1 वो तो 40, मैंने आपको बताया। मार्क 1A और मार्क 2 ये उनकी टाइमलाइन है 2028। और एम का जो उनका नेक्स्ट जहाज है, जिसको वो 5th जनरेशन क्लेम करते हैं, दैट इज 2035। तो अगर 10 साल के बाद वो जहाज आएंगे, तो क्या वो रेलिवेंट होंगे उस वक्त की एयर वॉरफेयर में? तो इंडियन एयरफोर्स तो एक बहुत बड़ा डायलेमा और श्रिंकिंग का शिकार है। जहां तक राफेल का ताल्लुक है, इस एनकाउंटर में अल्हम्दुलिल्लाह J-17 J-10 F-16 सब ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और इसमें एक चीज तो इक्विपमेंट होती है, दूसरी चीज ट्रेनिंग होती है, और मोराल होता है, और लीडरशिप होती है। ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो मिल के एक फोर्स बनते हैं। ऐसा लगता है वहीद साहब, इंडियन एयरफोर्स में मे बी राफेल तो है, लेकिन वो शायद विल नहीं है, वो थ्रस्ट नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है उनके पायलट्स की, लगता है कि जो दे कि दे उसको। डोंट हैव अ क्लैरिटी दे डोंट हैव अ क्लैरिटी कि हम जिस मकसद की, हमारा मकसद क्या है। मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट हमें मोदी की यूज कर रही है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हो या उनके जो भी स्ट्रेटेजिक डिजाइन है इस खत्े के अंदर,
चाइना को काउंटर करने के लिए यूरोप अमेरिकन जो है वो इंडियंस के पीछे अगर खड़े हैं किसी भी सूरत में, तो उसके बावजूद वो जो आप बात कर रहे हैं कि दे डोंट हैव अ विल एंड दे डोंट नो व्हाट टारगेट दे आर गोइंग टू अचीव, इवन दे किल सिविलियंस दैट दे डिड टुडे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। वो मोटिवेशन उनमें नजर नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे उनको पुश किया जा रहा है। जो मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स की स्टेटमेंट दी ना, उसको देखिएगा, जिसमें बहुत क्लियरली वो कह रहे हैं, आई डोंट हैव वन ट्रस्ट ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि प्रोटेक्शन करता है जहाज़ों की, एंड विच कुड नॉट डिलीवर मी द कैपेबिलिटी विच आई शुड हैव। तो साफ पता चल रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है टू फाइट, बट स्टिल जब उनको फोर्स किया जाता है, पुश किया जाता है, तो वो आगे आते हैं। लेकिन राफेल इटसेल्फ एक इक्विपमेंट है, उसके पीछे पायलट्स की ट्रेनिंग है, उसके पीछे लीडरशिप है, उसके पीछे विल है, मोटिवेशन है। वो सब चीजें लैक करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें पाकिस्तान में मौजूद है। इक्विपमेंट, हाईटेक इक्विपमेंट भी है, उसको ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट्स पायलट्स भी है, विजनरी लीडरशिप भी है, और मोराल भी है। और प्रॉब्ली दैट इज द रीजन जो कि हमने आज अब देखा कि माशाल्लाह 5 जहाज एंड 1 ड्रोन मार गिराया। अच्छा, अब रज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि देखें ये सिचुएशन तो अभी फ्लूइड है, इट्स नॉट क्लियर, एंड नेचुरली आज की जो मीटिंग है उसके बाद क्योंकि उन्होंने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, एलओसी की जो वो है एक सैंक्टिटी है उसको भी उन्होंने वायलेट किया, सो मैं सो के हमारे आइडल पावर के ऊपर भी जाके उन्होंने हिट किया। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम मतलब एक एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं कि एयरफोर्स जो है उसको इनसाइड जाके इंडिया के, क्योंकि अभी तक तो डीजीआईएसपीआर ने हमें बताया कि जी पाकिस्तान ने उनकी एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया। तो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कैसे आप देखते हैं देन हमारा जो भी होगा एक एक्शन होगा? देखिए, इसकी एनोलॉजी थोड़ी सी 2019 के साथ मिला लेते हैं। उसमें भी कुछ सिमिलर सी सिचुएशन थी। सबसे पहली चीज, केपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स दैट इज देयर। वो हमने टाइम टू टाइम हमेशा शो की है, 2019 में भी शो की और आज भी शो की। इसका मतलब है केपेबिलिटी भी इज अवेलेबल देयर। अब ये डिपेंड करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरह से फैसला करता है, उसके हिसाब से डेफिनेटली वो स्ट्रेटेजी बनेगी। लेकिन केपेबिलिटी टू हिट ईदर फ्रॉम आवर ओन बॉर्डर्स और इवन गोइंग इनसाइड द बॉर्डर, बोथ आर अवेलेबल टू पाकिस्तान। इन्होंने इंडिया ने दो, मैं समझता हूँ, बहुत क्लियर वायलेशन है। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर को, उनके एयर स्पेस को क्रॉस किया उनके मिसाइल्स ने और बॉम्ब्स ने, और दूसरा एक सिविलियन टारगेट्स। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग वायलेशन है विच आर एक्चुअली द एक्ट ऑफ वॉर। और जिस तरह आपने बताया कि डैम्स को टारगेट किया, डैम जो है ये एस्केलेशन की तरफ लेके जाता है टुवर्ड्स द वॉर, जो कि नहीं होना चाहिए। एयर, अगर हम बात करें एयर स्पेस के उस वक्त कमर्शियल फ्लाइट्स की, तो उस वक्त 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयर में थी। वो उनमें से किसी को भी डैमेज हो सकता था। ये एक सीरीज ऑफ वायलेशंस और इररेस्पॉन्सिबल एक्ट है जो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इसमें किया है, और पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबली इस पे बिहेव किया है। और जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उस पर फैसला करेगी, इंशाल्लाह उसी तरह से एक्ट करेंगे। कैपेबिलिटी मौजूद है हमारे पास। रजा साहब आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज यू आर बिजी, देन वी विल हैव अ डिटेल इंशाल्लाह इंटरव्यू विद यू। मुझे ये बताएं, सिंस यू आर डीलिंग विद स्ट्रेटेजिक इश्यूज विद इन द रीजन vis-a-vis द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा जो सूरत हाल है ये आपको कहाँ पे जाती हुई दिखाई देती है? जिस किस्म का काम इंडिया कर चुका है। देखें वही साहब, इंडिया ने ना इसको एस्केलेट किया है सिचुएशन को विदाउट एनी एविडेंस। किसी भी वॉर में जाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो एविडेंस होती है। और लॉज ऑफ वॉर हम सब ने पढ़े हुए हैं, उसमें जस्ट द बेलो जो बेलम जो पहला लॉ ऑफ वॉर है, वो क्लियरली कहता है कि जस्ट वॉर होनी चाहिए। और जस्ट वॉर जब होगी जब कोई एविडेंस हो। ये प्रॉब्लम तो ये जस्ट वॉर है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड के जो मोदी की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है पाकिस्तान को, वो एविडेंस है ही नहीं टू अटैक। दिस इज पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, ये इंसेन होगा कि इस विदाउट एविडेंस ये जो इंडिया है ये इसमें वॉर में एंटर हो जाए, और उस कॉस्ट ऑफ वॉर उनकी पब्लिक को उठाना पड़े, जो एक्चुअली हिंदुत्व की पॉलिसी है या मोदी की अपनी एक पॉलिटिकल एम्स है। हम कॉस्ट ऑफ वॉर, पिछले दिनों एक डॉक्टर
चौहान है हमारे थिंक टैंक के कैस हैं, उनकी एक रिसर्च भी इसमें प्रिंट हुई है, दैट विल कॉस्ट टू इंडिया विल बी अराउंड 750 बिलियन यूएस डॉलर फॉर 4 वीक्स ऑफ वॉर। अगर ये इंडिया को ये वॉर इतने की पड़ती है, दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द मिलिट्री स्पेंडिंग्स, दैट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक कॉस्ट आल्सो, द ह्यूमन कॉस्ट, द पॉलिटिकल कॉस्ट, दैट इज द सोशल कॉस्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स related to the war which would be actually impacted once war is generated। तो इस सारे को देखते हुए फिर भी इंडिया उस तरह के इररेशनल और इररेस्पॉन्सिबल एक्ट्स कर रहा है जो कि कहीं से भी वाइज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें बहुत रेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, और इस सारे सिनेरियो को भी देखें, बिल्डअप होता है जिस तरह से भी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कंट्रीज वो इंडिया के इस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे टू गो इनटू द वॉर।